हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब समझ ही रहे होंगे कि अभी जो एक तरह का आंदोलन है वो चल रहा है एसएससी और रेलवे के स्टूडेंट्स का। मैं चाहूँगा कि आप जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं वो भी उसको सपोर्ट करें। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए या फिर जो बैंक के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा, या फिर कह लीजिए ये वीडियो ही आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी कंसर्न हैं जो आजकल सुनी नहीं जा रही, या फिर उसका क्या एक सोल्यूशन निकलेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहली तो बात मैं करूंगा एसबीआई क्लर्क के रिज़ल्ट को लेकर के। एसबीआई क्लर्क का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। यूजुअली ऐसा होता नहीं है, जब भी प्री एग्ज़ाम होता है 15 से 20 दिन में आपका रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन इतने महीने हो गए रिज़ल्ट नहीं आया। लोगों ने ये भी समझा कि सही बात है, अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा था देश में, कोरोना की वजह से रिज़ल्ट नहीं आया होगा। लेकिन अभी तो अनलॉक 4 आ चुका है, अभी तक भी रिज़ल्ट नहीं आया। रिज़ल्ट नहीं आने का रीज़न अगर अभी तक भी अगर कोरोना है, तो फिर ये आईबीपीएस आरआरबी का जो एग्ज़ाम है इसको कंडक्ट कराने का क्या रीज़न है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो दोनों ही कंट्राडिक्टरी बातें हैं। ओके, कंट्राडिक्शन इतना ज़्यादा है, एक तरफ रिज़ल्ट नहीं आ रहा कोरोना की वजह से या कोविड की वजह से, फिर दूसरी तरफ आप एग्ज़ाम भी करा रही हैं कहते हुए कि हम बड़े सेफली एग्ज़ाम करा लेंगे। तो अगर एसबीआई क्लर्क की बात करी जाए तो मेंस का रिज़ल्ट है तो काफ़ी कम बच्चे ही सिलेक्ट होंगे, प्री की तरह तो नहीं होगा। जैसे आरआरबी का एग्ज़ाम होगा तो लाखों की संख्या में स्टूडेंट आएंगे, मेंस में तो उतने स्टूडेंट नहीं होंगे, बहुत कम स्टूडेंट होंगे। साथ ही साथ आप रिज़ल्ट घोषित कर दीजिए, आपको कोई नहीं कह रहा कि अभी तुरंत ही आप एग्ज़ाम ले लीजिए कल ही, नहीं ऐसा तो नहीं हो रहा। यहाँ पे दिक्कत क्या है कि बच्चों को ये तो पता चल जाए कि उनका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, एसबीआई क्लर्क की मान लीजिए प्रिपरेशन आप कर रहे थे, आपका रिज़ल्ट ही नहीं आया है, तो आप आरआरबी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका रिज़ल्ट आ गया होता तो आप मेंस की तैयारी कर रहे होते अपने एसबीआई क्लर्क की। अगर आपका ध्येय है कि आपको एसबीआई में जाना है तो आप उसकी तैयारी कर रहे होते, आप आरआरबी क्लर्क की तैयारी नहीं करेंगे, आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे होते। लेकिन अभी आपको पता ही नहीं है कि मुझे किसकी तैयारी करनी, क्योंकि दोनों के एग्ज़ाम का लेवल क्या है, अलग है। ऐसा नहीं है कि लेवल है बस आपका हो जाएगा सिलेक्शन, दोनों एग्ज़ाम के लेवल अलग हैं। तो ये दिक्कत आ रही है। आप रिजल्ट घोषित कर दिए, बच्चों को पता तो चले कितने लोग पास हैं कितने फेल हैं। एग्ज़ाम आप एक महीने बाद करिए, कोई नहीं कह रहा कि आप तुरंत ही कराइए, लेकिन रिजल्ट मिल जाएगा तो एक आपके मन में या फिर जो भी बच्चे तैयारी करें उनके मन में पता हो जाएगा, उनको पता चलेगा कि उनको किसकी तैयारी करनी है। एसबीआई का सिलेक्शन हो गया तो उसकी तैयारी करनी है या फिर आरआरबी की तैयारी करनी है। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं, तो ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। दूसरी बात ये भी है कि जब एसबीआई का रिज़ल्ट आ नहीं रहा है और हम देख रहे हैं क्या एग्ज़ाम एक के बाद लगे जा रहे हैं। आरआरबी का एग्ज़ाम आ गया, पीओ का है, फिर क्लर्क का है, फिर आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम है। तो ऐसे क्या है, एग्ज़ाम एकदम स्टैक्ड होते जा रहे हैं एग्ज़ाम्स। तो होता क्या जा रहा है, ये समझ में ही नहीं आ पा रहा है कि इसकी तैयारी करे। तो ये एक रीज़न है। मुझे नहीं लगता है क्लर्क का रिज़ल्ट डिक्लेयर करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी होनी चाहिए। क्यों नहीं हुआ अभी तक मुझे भी नहीं समझ में आ पा रहा है। उम्मीद करता हूँ जल्दी ही हो, लेकिन ये होगा कैसे अगर नहीं होता है तो इसके लिए आपको ही आवाज़ उठानी पड़ेगी। आप ट्विटर पे जा सकते हैं और वहाँ पे आप डिक्लेयर एसबीआई प्री रिज़ल्ट, आप इससे हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार है, क्यों नहीं रिज़ल्ट आया, ये तो आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे आईबीपीएस आरआरबी एग्ज़ाम की करूँ मेनली, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कोई भी नहीं चाहता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो, पोस्टपोन हो, कोई नहीं चाहता। क्योंकि मुझे भी लगता है कि एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होता है तो उससे बहुत ही सारी चीज़ें प्रभावित होती हैं। जैसे हो सकता है कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, अगले साल एग्ज़ाम हो, तो हो सकता है बहुत सारे लोग जिनका आखिरी अटैम्प्ट हो उनकी एज लिमिट ही क्रॉस हो जाए। दूसरी बात, पोस्टपोन होने के वजह से जिनकी तैयारी अच्छी से चल रही होती है उनमें ब्रेक होता है, तो उनकी भी तैयारी में एक झटका लगता है। तो एग्ज़ाम कोई नहीं चाहता कि वो एग्ज़ाम कैंसिल हो, लेकिन कोई ये भी नहीं चाहता है कि कोई अपनी जान पे खेल करके जाके एग्ज़ाम भी दे। ओके, तो इतना भी कोई नहीं चाहता है। इसको लेकर के एक कह सकते हैं कि कंप्लीट गाइडलाइंस या फिर क्या डिसीजन है आईबीपीएस का, कुछ अभी तक आया ही नहीं है। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा था 31 अगस्त तक कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, चाहे कोई नोटिफिकेशन आ जाए, चाहे एडमिट कार्ड आ जाए, कुछ ना कुछ तो आएगा, नोटिफिकेशन कुछ आएगा जिससे कुछ क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कुछ भी अभी तक नहीं आया। आईबीपीएस एग्ज़ाम को लेकर के जो 2 कंसर्न हैं उनको मैं आपके सामने रेज़ करूंगा। वैसे तो बहुत सारे कंसर्न हैं, आपका भी अगर कोई इसके अलावा कंसर्न है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। मुझे जो लगता है 2 कंसर्न है। पहला कंसर्न है एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचना। अगर आप देखेंगे बच्चों ने, कुछ लोगों ने तो अपना जो एग्ज़ाम सेंटर है वो अपने शहर में लिया होगा, जिस शहर में वो रहते हैं, कहीं और बाहर जाके तैयारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ये सोचा होगा कि हो सकता है कोरोना आगे आने वाले महीनों में
चला जाएगा या फिर कम हो जाएंगे केसेस। तो जैसे आप मान लीजिए कहीं बाहर के शहर में जाकर के तैयारी करें, लखनऊ में करें, इलाहाबाद में करें, दिल्ली में कर रहे हैं, तो आपने वहीं का सेंटर दिया होगा। अभी आप अपने घर पे अगर मौजूद होंगे तो आपका सेंटर आपसे 500-600 किलोमीटर दूर होगा। कुछ लोगों का सेंटर मैंने कमेंट पढ़ा कि 900 किलोमीटर भी दूर है। तो ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टेशन अभी वैसा नहीं है जैसे पहले होता था। पहले क्या होता, इतनी सारी ट्रेनें चलती थी, बस चलती थी, बहुत सारे जो है साधन थे आने जाने के। लेकिन अभी क्या है, जो ट्रेन हैं वो भी एक कह सकते हैं बहुत ही कम ट्रेनें चल रही हैं, केवल स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं। उसके अलावा इतने सारे जब एग्ज़ाम एक साथ हो रहे हैं तो इसकी वजह से सीटें भी नहीं मिल रही हैं। अभी मैं कल भी देख रहा था, किसी का कमेंट था कि केवल 1 या 2 सीट ही खाली है जहाँ पे उसको जाना है, और अगर एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो टिकट कैसे बुक करेंगे? कैसे पता होगा कि आपका एग्ज़ाम 12 तारीख को है या 12 तारीख के बाद वाली डेट को है? तो आप कौन कौन सा टिकट बुक करेंगे? क्या सब बुक कर लेंगे टिकट? इतना पैसा भी तो किसी के पास नहीं होगा इतना ज़्यादा, ओके, कि वो हर एक डेट का टिकट बुक करके बैठे, ओके। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन की। अगर ये जो दिक्कत है ये सॉल्व हो जाती है, आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और ये ऐसी दिक्कत है जिसको आसानी से दूर किया जा सकता है, जो भी गवर्नमेंट्स हैं उसको आसानी से दूर कर सकती हैं। अलग अलग गवर्नमेंट ने जैसे नीट और जेई के एग्ज़ाम के लिए को लेकर के कहा कि वो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अपनी तरफ से उपलब्ध कराएंगी, बच्चों को एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचाया जाएगा। वैसा ही कुछ इस एग्ज़ाम के लिए भी होना चाहिए। साथ ही साथ वहाँ पे जैसे नीट और जेई में था कि आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर आप अपने यहाँ फिर से चुन सकते हैं कि आप जिस भी शहर उसमें दे सकते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ भी होना चाहिए, ताकि जो बच्चे दूर हैं वो, अब कहा जा रहा है कि IBPS की तरफ से कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं हो सकता। तो इससे होगा क्या, या तो वो लोग एग्ज़ाम छोड़ दें या तो एग्ज़ाम दें, तो उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि इतना वो पैसा खर्च करें। अगर वो टैक्सी से जाते हैं तो 10,000 रुपये कम से कम उनके लगेंगे, 500 किलोमीटर कम से कम मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे में क्या है कि इतना पैसा बच्चों के पास होता नहीं, अगर इतना पैसा सबके पास होगा तो वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी क्यों करेंगे, ओके। तो ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है ट्रांसपोर्टेशन की। आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच जाएं तो अच्छी बात है, और ये दिक्कत दूर की जा सकती है, ऐसा नहीं है। जैसे भी हमने देखा कि मुंबई में जो ट्रेनें हैं वो चलाएगी, वैसे ही ट्रेनें स्पेशल चला दी जाएँ बच्चों के लिए। एग्जामिनेशन सेंटर जो भी जहाँ पे उनका एग्ज़ाम है, जो प्रमुख शहर हैं वहाँ पे उनको सेंटर दे करके, अगर आपने दिया है तो आप वहाँ तक उनको पहुँचाने का जिम्मा भी लीजिए, आप एग्ज़ाम करा रहे हैं तो, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि हर एक स्टेट की कंडीशन डिफरेंट है। कहीं स्टेट में कुछ ऐसा है कि जहाँ पे कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे अभी लॉकडाउन चल रहा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था उतनी अच्छी अभी भी नहीं है। तो ये भी एक दिक्कत है। दूसरी, कई सारे स्टेट्स में इस समय फ्लड की कंडीशन इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है। फ्लड तो ऐसे हर साल ही आती है, लेकिन इस साल कई स्टेट में बहुत ही ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो ऐसी स्थिति में एग्ज़ाम देना या एग्ज़ाम कराना ये सही नहीं लगता। फिर यहाँ पे जो मैंने बताया आपको, एडमिट कार्ड तो आपका लेट हो ही गया है। एडमिट कार्ड अगर आ जाए तो भी कुछ समझ में आए, बच्चों को कुछ समय मिले, अपने वहाँ तक पहुँचने का इंतज़ाम करें, क्योंकि वहाँ पहुँचना होगा। और अभी तो इतना कोरोना का भी एक डर है कि ऐसा नहीं पहले की तरह है, आप एक ट्रेन में अगर बैठे हुए हैं तो ये भी भरोसा नहीं, अगर पूरी ट्रेन पूरी तरीके से फुल है, एक व्यक्ति को भी अगर कोरोना होगा तो सारे लोग उससे संक्रमित होंगे ही होंगे, ओके। तो ऐसी भी संभावनाएं होती हैं, इसको लेकर के भी डर होता ही है। लेकिन अगर आप अपने शहर में एग्ज़ाम देंगे तो आपको पता है ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर होगा 50 किलोमीटर दूर, वो आप आसानी से 2 व्हीलर से जा सकते हैं, साइकिल से भी जा सकते हैं अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो, ओके। तो ये अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा है सेंटर को लेकर के, चेंज करेंगे नहीं करेंगे, ये करना चाहिए, ओके। अगर ये कंसर्न है तो उसको एकदम लेना चाहिए, IBPS को देखना चाहिए कि आखिर एग्ज़ाम बच्चे ही दे रहे हैं। अगर बच्चे ही उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, केवल मुट्ठी भर लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो कैसा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, फिर तो इसमें कॉम्पिटिशन रहा ही नहीं। फिर दूसरी बात यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि आप एग्जामिनेशन सेंटर तक मान लीजिए पहुँच गए, मैं कह रहा हूँ कि आप पहुँच सकते हैं अगर थोड़ा सा प्रयास इसके लिए करें, सरकारें करें और IBPS साथ में मिलकर के करें, तो आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुँच सकते हैं। सबसे बड़ी बात होती है एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुँचने के बाद, वो क्या है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। जब आपका नोटिफिकेशन आया था तब भी इस चीज़ को मैंने देखा था, लेकिन मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि जो ये कोविड-19 है अभी तक भी इतना चलेगा। और अब क्या है, केसेस तो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कम हो रहे हैं, और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता था कि अगर केसेस बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है सरकारी एग्ज़ाम नहीं लेंगे या फिर एग्ज़ाम को आगे पोस्टपोन किया जाएगा, तो इसको अभी डिस्कस करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अभी जैसा मूड लग रहा है कि एग्ज़ाम तो हो करके ही रहेगा चाहे जैसे भी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग की जो नॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब लगी, क्योंकि ये सब के लिए बेनिफिशियल नहीं है। मैं आपको यहाँ पे अगर डेस्कटॉप पे ले चलूँ और आपको नोटिफिकेशन दिखाऊं जिसमें वो सारी बातें कही गई हैं और एक एक पॉइंट को मैं आपको बताऊं, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये आपके सामने RRB का नोटिफिकेशन है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग मोड कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस की बात करी गई है कि एग्ज़ाम आपको कैसे देना है।
तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको पढ़ता हूँ और बताता हूँ कि इसमें कौन सा पॉइंट है जो ज़्यादा चिंताजनक है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को ना चाहते हुए भी एग्ज़ाम छोड़ना पड़ सकता है, फिर वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते, जो कि एक ख़राब चीज़ है। इसमें पहला पॉइंट तो यही है कि जो आपको मेल या फिर एसएमएस आएगा उसके अनुसार आपको उसी टाइम स्लॉट में पहुंचना है अपने एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, और आपको जब रिपोर्टिंग टाइम होगा उसके बाद आप पहुंचते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा। ये चीज़ तो बहुत सही है कि आप एक बैचेस बना दीजिए 20 या 25 बच्चों का, कि सबको अलग अलग रिपोर्टिंग टाइम दे दीजिए, ताकि एक साथ ही बहुत सारे बच्चों की भीड़ ना लगे, तो सब अलग अलग समय पे पहुँचेंगे और आसानी से सब जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो हो जाएगा और भीड़ नहीं लगेगी। तो ये तो सही चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनका रोल नंबर और जो लैब नंबर होता है वो डिस्प्ले नहीं किया जाएगा सेंटर के बाहर, जैसा पहले होता था। तो इससे भी भीड़ नहीं लगेगी, लोग जा करके देखेंगे कि उनका सेंटर कहाँ पे पड़ा है। ये भी सही बात है, मतलब ये तो सही चीज़ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ऐसा होना चाहिए। एग्ज़ाम अगर आप ले रहे हैं इस समय कोरोना के समय में तो ऐसा ही होना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है वो बताता है कि आपको कैसे रहना है। पहली चीज़ तो है कि आपको मास्क लगा के रखना है पूरे एग्ज़ाम के समय में, जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। उसके साथ आपको ग्लव्स भी पहनने हैं। फिर आपको अपने साथ जो, अगर आपको लगता है कि आपको प्यास लगेगी तो अपनी बॉटल लेके आनी, वहाँ पानी आपको नहीं दिया जाएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइज़र आपके पास खुद का होना चाहिए और आपके पास एक सिंपल पेन होना चाहिए। ये चीज़ें आपको खुद से लेनी होंगी, मतलब खुद से ही आपको मिलेंगी। बाकी जो पेजेस हैं वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो ये तो बात हो गई, ठीक है, इतना भी ठीक है। मास्क लगा के खैर एग्ज़ाम देना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप मास्क लगा के एग्ज़ाम देने में कंफर्टेबल होंगे, लेकिन ठीक है, अगर एग्ज़ाम देना है तो दे सकते हैं। केवल 40-45 मिनट की बात है, 1 घंटे की बात है, दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पे इसमें अगर सब कुछ सही है तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर किसी को स्क्राइब यूज़ करना है तो जो स्क्राइब होगा उसके लिए भी यही सारी चीज़ें, उसको भी ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। फिर ये बताया गया है कि आपको अपनी भी चीज़ें किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, ना तो किसी से लेनी है ना तो किसी को देनी है, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको निकाला जा सकता है। मतलब वही है कि इन्फेक्शन ना फैले। फिर यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 8 है वही कंसर्न थोड़ा रेज़ करता है कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होनी चाहिए। आपके पास कोई भी मोबाइल हो जिसमें ऐप जाती हो तो आपके पास जो है आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, और जिसमें जो आपका रिस्क फैक्टर है वो दिखाना चाहिए। सिर्फ ऐप डाउनलोड करना नहीं है, वो आरोग्य सेतु ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं तो सेल्फ असेसमेंट होता है, तो उसमें जो है रिस्क फैक्टर आपको दिखाना चाहिए। जो आप दिखाएंगे गार्ड को तभी आपको एंट्री मिलेगी, और अगर आप नहीं दिखाते हैं या फेल हो जाते हैं दिखाने में या मोबाइल लेके नहीं जाते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी बात, ऐसा भी यहाँ पे कंसर्न है लोगों के कि उनके पास मान लीजिए स्मार्टफोन नहीं है, किसी का ख़राब हो गया उसी समय, या फिर कोई भूल गया तो क्या करेगा, तो उसको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा, जो कि यहाँ पे नीचे मतलब इसी नोटिफिकेशन में नीचे दिया गया है। तो उसका प्रिंट आउट लेकर के आप उसको भर लीजिए, और उसमें जो भी सिम्टम्स वाली चीज़ें हैं आप उसको फिल करिए, और आपको उसको सिक्योरिटी गार्ड को देना होगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। ओके फिर यहाँ पे पॉइंट देखिए, ये वाला पॉइंट जो है ये आप मतलब इस पे आप रिलाई कैसे करेंगे मुझे समझ नहीं आता। लिखा है कैंडिडेट्स विथ मॉडरेट और हाई रिस्क स्टेटस ऑन आरोग्य सेतु विल नॉट बी अलाउड एंट्री, कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनका मॉडरेट या फिर हाई रिस्क दिखा रहा है आरोग्य सेतु पे, उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो पहली चीज़ तो इसमें यह है कि जो यहाँ पे आरोग्य सेतु में डेटा फीड किया जाता है वो पर्सन खुद ही करता है। मैं खुद ही करूँगा, आप खुद ही करेंगे, आपके लिए आकर के उसको कोई फीड नहीं करता है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जिसने भी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया उसने सब कुछ उसमें सही भरा होगा? हमें कैसे पता चलेगा, फिर किसी को भी कैसे पता चलेगा उसने कुछ भी उसमें अल्टरेशन नहीं करी है? कैसे पता चलेगा कि उसने जो है, हो सकता है वो किसी के संपर्क में आया हो और उसने वहाँ पे भरा ही नहीं, उसने केवल नो कह दिया कि वो किसी के संपर्क में नहीं आया। तो इससे केवल ये देखना कि केवल मॉडरेट या हाई रिस्क है कि नहीं है, इससे नहीं पता चल पाएगा कि कोई पर्सन कितना सेफ़ है, कि या फिर उसको कोई रिस्क है कि नहीं है, या फिर उसको वायरस है कि नहीं है, ऐसे नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये सेल्फ ही भरना होता है। अगर कोई और भरता और वेरिफिकेशन होता तब तो ठीक है, खुद ही से हमको भरना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे पहले जब शुरुआत हुई थी इसकी यहाँ पे कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, या फिर जब एयरपोर्ट से लोगों को लाया जा रहा था तो काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जिनको कोरोना था, और उन्होंने क्या किया कि वो पैरासीटामोल खा लिए अब प्लेन में ही, ताकि नीचे जब टेम्परेचर चेक हो, जब भारत में उतरेंगे टेम्परेचर चेक हो तो नॉर्मल दिखे। तो ये जो तरीका है केवल इससे डिटेक्ट करने का, तो ये तो मुझे लगता है एकदम सही नहीं, ना तो फुल प्रूफ है
और इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मेरे अब रोज़ अगर 80,000 केस निकल रहे हैं तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि ऐसे लोग होंगे जिनके आस पड़ोस या घर के आसपास या ऐसे दोस्त ना हो जिनको कोरोना ना हुआ हो। ऐसा बहुत कम ही बचेगा। धीरे धीरे देख रहे हैं कितने केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं और 12 तारीख तक तो पता नहीं और केसेस बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में अगर मॉडरेट रिस्क में भी आप आ जाते हैं, किसी के संपर्क में रहे, तो आपको एग्ज़ाम देने से मना कर दिया जाएगा, आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। मतलब आपकी कोई गलती नहीं भी होगी, केवल आपका जो स्टेटस है वो आपका मॉडरेट है या फिर हाई रिस्क है, इस वजह से एंट्री आपको नहीं दी जाएगी। अगर आप IBPS के नज़रिए से देखेंगे तो आपको ये सही भी लगेगा, क्योंकि अगर आप हाई रिस्क में हैं तो आपको एंट्री दे करके बाकी लोगों की ज़िंदगी के साथ नहीं खिलवाड़ किया जा सकता है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में भी सोचिए कि अगर उसको कोरोना नहीं भी है, सिर्फ उसके पड़ोस में किसी को निकला है, फिर उसके रिश्तेदार को या फिर उसके दोस्त को निकला है, अगर वो उसके कांटेक्ट में रहा हो, सब आजकल आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किए रहते हैं, तो उसका मॉडरेट या हाई रिस्क दिखा देगा, तो उसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप एकदम ब्लैंकेट बैन कर दीजिए कि अच्छा मॉडरेट हाई रिस्क दिखाया तो हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते सीधे। तो इससे तो बहुत ही सारे लोग ऐसे निकल जाएंगे जो एग्ज़ाम से वंचित रह जाएंगे। या तो वो इसमें फिर अल्टरेशन करना शुरू कर सकते हैं, जो भी और ख़तरनाक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो संपर्क में आएंगे, फिर वो उसमें गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उससे तो और लोगों की ज़िंदगी पे खतरा होगा। तो दोनों ही तरीके से इसमें जो नुकसान है वो सभी कैंडिडेट्स का है। एक तो जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा उसका तो है ही, उसके बाद अगर कोई एग्ज़ाम दे रहा है इन्फेक्शियस, तो उसकी वजह से और सारे कैंडिडेट्स को भी नुकसान होगा। मान लीजिए आपके बगल में बैठा कोई व्यक्ति ऐसा निकल गया जिसको कोरोना हुआ। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके आस पड़ोस में कोई नहीं कोरोना निकला, आप कहीं से सब्जी या कुछ ऐसे लेते थे, उसको निकला हुआ था और आप मोबाइल लेकर गए ही नहीं थे उसके पास, तो आप हाई रिस्क स्टेटस आपका आएगा ही नहीं। ओके, तब क्या होगा, अगर उसको कोरोना हुआ होगा, उसी से आपने सब्जी ली है, आपको भी कोरोना हो गया होगा, आप एसिम्प्टोमेटिक निकल गए, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, लेकिन आप फैला सकते हैं, तब क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें, सिर्फ ऐसे एक फैक्टर को लेकर के हम नहीं चल सकते हैं। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि आपके यहाँ पे लिखा है कि ऑल कैंडिडेट्स को जो है, जितने भी कैंडिडेट्स होंगे उनका जो टेम्परेचर होगा वो चेक होगा, और अगर अबव नॉर्मल टेम्परेचर निकला तो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनके अंदर जो है सिम्टम्स हो सकते हैं वायरस के, जो कि एकदम सही है। जो 8वां पॉइंट है IBPS के नज़रिए से देखें तो सही है, 10वां पॉइंट भी IBPS के नज़रिए से सही है कि अगर एक भी व्यक्ति अगर आ गया अंदर तो सारे लोगों को इन्फेक्ट करेगा और इससे एक बहुत बड़ी चेन बन जाएगी। कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आप चेन को तोड़िए, ना कि चेन को बनाइए। तो चेन अगर तोड़ेंगे और अगर आपको पता ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आ रहा है, आप केवल सेल्फ डिक्लेरेशन ले लीजिए, मैं कह देता हूँ मेरे को कुछ नहीं हुआ था, भले ही मेरे को सब कुछ हुआ हो, तो क्या करेंगे आप? उसको कोई चेक करने तो जा नहीं है ना कि तुरंत ही जा रहा है, वो रियल टाइम में चेक करके आ रहा है आपके पूरे आस पड़ोस मोहल्ले को, नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये एक चिंताजनक बात। दूसरी बात जो टेम्परेचर वाली बात है, ये आज ऐसा समय चल रहा है, बरसात का मौसम है, ऐसा समय चल रहा है जब आपको वायरल फीवर भी हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आपको डेंगू मलेरिया भी हो रहा है मच्छरों के बढ़ने की वजह से, और आपको बहुत सारे सीजनल फ्लूज हो रहे हैं, और आपको कोरोना भी हो रहा है, सब में बुखार आता है। तो सिर्फ इस आधार पे आप हटा दीजिए किसी को कि उसका जो टेम्परेचर अबव नॉर्मल है, तो ये तो एक तरह से इनजस्टिस हुआ। या तो आप उसका तुरंत रैपिड टेस्ट कराइए, वहीं पे आप रैपिड टेस्ट कराइए कि तुरंत चेक करिए, अगर बुखार है तो आपको, आपके पास रैपिड किट होनी चाहिए। आपको आप 850 रुपये ले रहे हैं, थोड़ा आप इस जो कोरोना काल है उसमें आप अपनी तरफ से भी खर्च कर सकते हैं। जैसे जितने लोग जिनका टेम्परेचर अबव नॉर्मल, आप उनका रैपिड टेस्ट कराइए, देख लीजिए कि उनको कोरोना है कि नहीं है। ओके, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे जो लोग जिनका अबव नॉर्मल टेम्परेचर है, आप उनका एक अलग जो है रूम ही कर दीजिए कि वो उनको जो है एक अच्छी खासी डिस्टेंस पे अलग अलग बैठाया जाएगा। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये आप, मतलब ये मेरी तरफ से सजेशन है। वैसे तो किसी को नहीं पता कि किसी को बुखार है तो उसको कोरोना है या फिर कोरोना नहीं है, लेकिन इस आधार पे किसी को अगर आप निकाल देते हैं तो ये तो एक कह सकते हैं ख़राब बात है। क्योंकि इससे होगा क्या कि अगर रोज़ सोचिए 80,000 केस आ रहे हैं देश में, 70 से 80,000 रोज़ केस आ रहे हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे जो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आए होंगे, या फिर उनके आस पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको कोरोना ना हुआ हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है आज के समय में। अभी तो 12 तारीख को एग्ज़ाम देना है, तब तक तो पता नहीं क्या क्या होगा, कितने लोग हो जाएंगे। 12 दिन है, 12 दिन में तो 12 लाख लोग निकल सकते हैं।
तो अगर आपके पड़ोस में कोरोना निकल गया और आपने उसमें भर दिया कि हाँ भाई मैं संपर्क में आया था, मेरा पड़ोसी ही था, तो आप तो मॉडरेट रिस्क में चले गए, हाई रिस्क में चले गए, तो आप कैसे एग्ज़ाम देंगे? ये तो बड़ा एकदम कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। सही भरें तो आपका एग्ज़ाम छूट जाए, गलत भरें तो जो मतलब कोरोना की वजह से बाकी लोगों की ज़िंदगी पे खतरा हो जाए, बड़ा ही कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो ये सबसे कह सकते हैं ख़राब चीज़ होती है, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सबसे ख़राब चीज़ होती है, क्योंकि ऐसा करने से बहुत सारे लोगों का जो भविष्य है वो ख़राब हो जाएगा। इसी में सोचिए कि मान लीजिए आपको बुखार होता है, किसी भी रीजन से हो सकता है, आप 600 किलोमीटर दूर से एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे हों और मतलब इतना ज़्यादा आपको थकान लग गई, उसकी वजह से भी टेम्परेचर आपका हाई हो सकता है और आपको कह दिया जाए 600 किलोमीटर से आओ तो ठीक है, टेम्परेचर तुम्हारा अबव नॉर्मल है, एग्ज़ाम नहीं दे सकते। अब सोचिए आपकी कंडीशन क्या होगी। आप अगर टैक्सी करके आएंगे 15,000 रुपये तो आप क्या करेंगे? आपको सेंटर में घुसने ही नहीं देंगे। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि मान लीजिए आपका लास्ट अटेम्प्ट हो तो आप क्या करेंगे? आखिरी अटेम्प्ट हो आपका, आपको लगता है कि अब इस अटेम्प्ट में मुझे निकाल ही लेना है, या आपके लिए आखिरी अटेम्प्ट हो और आपको एग्ज़ाम सेंटर में एंट्री ही नहीं मिली, क्या करेंगे आप? आपका तो पूरा भविष्य ही खराब हो गया और हो सकता है कि आप निकाल लें लेकिन आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे में आप देखेंगे तो एक तरह का इनजस्टिस है ऐसे लोगों के साथ जो जिनकी गलती नहीं है। मान लीजिए उनका टेम्परेचर अबव नॉर्मल है, किसी भी वजह से हो सकता है, कोरोना की वजह से या फिर अदर रीजंस भी हैं, तो अगर जब तक चेक नहीं होता है तब तक आप उनको ऐसे निकालें तो ये कोई सही बात नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे रख भी लें तो बाकी लोगों के लिए सही बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है अगर उसको कोरोना हो तो बाकी लोगों को भी हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में मेरी तरफ से तो यही मुझे लगता है कि जब इतनी कंडीशंस हैं, मतलब जब कंडीशंस इतनी ज़्यादा फेवरेबल हैं ही नहीं, मतलब एक तरीके से अगर आप कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका या तो एग्ज़ाम छूट जाएगा या तो उनको एंट्री नहीं मिलेगी, उनकी गलती ना होते हुए भी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे निकल आए जो कि एग्ज़ाम देने की वजह से कोरोना इफेक्टेड हो जाए, क्योंकि कोई एक पर्सन ऐसा हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ना तो बुखार आता है, ना जुकाम होगी, ना खांसी होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको कोविड-19 रहता है। हम देखते हैं न्यूज़ में यही तो सब बताते हैं डॉक्टर लोग और न्यूज़ वाले कि 80% केस ऐसे हैं जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, मतलब उनको कोई सिम्टम्स ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को तो आप टेम्परेचर चेक करिए, वो नॉर्मली दिखाएगा, तो आप क्या करेंगे? ऐसे लोग अगर आपके बगल में बैठ के एग्ज़ाम देंगे, आपको कोरोना होगा, बाकी लोगों को कोरोना होगा, क्या करेंगे? तो ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ हो जाएगी। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर इतनी कंडीशंस विपरीत हैं तो अगर एग्ज़ाम को 1 महीने पोस्टपोन किया जाए, कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, या फिर ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, पोस्टपोन करना तो एकदम लास्ट चांस है, या तो आप ऐसी व्यवस्था बनाइए जिसमें सारे लोग एग्ज़ाम दे सकें, इरिस्पेक्टिव ऑफ उनका टेम्परेचर कैसा है, वो उनका हाई रिस्क है, मॉडरेट रिस्क है, आप सब के लिए अलग अलग कैटेगरी बना दीजिए भाई कि हाई रिस्क वाले यहाँ बैठेंगे, मॉडरेट रिस्क वाले यहाँ बैठेंगे, जिनका टेम्परेचर ज़्यादा है यहाँ बैठेगा, जो एकदम नॉर्मल है वो यहाँ बैठेंगे, तब तो ठीक है। मतलब एग्ज़ाम देने से आप किसी को वंचित कर दीजिए सिर्फ इस वजह से कि वो किसी हाई रिस्क फैक्टर से आ रहा है या फिर टेम्परेचर उसका अबव नॉर्मल है, तो ये तो सही बात नहीं होगी, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग हैं जिनका आखिरी अटेम्प्ट होगा, छूट जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका आखिरी अटेम्प्ट नहीं भी होगा लेकिन उन्होंने बहुत तैयारी करी होगी, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 1 साल तक मेहनत करते हैं आरबी के लिए, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा। ओके, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में कही जा सकती हैं। मेरी तरफ से कुछ पॉइंट हैं, आपका क्या विचार है, आपका क्या कहना है इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। और इस चीज़ को आप उठाइए, आप ट्विटर पे जा सकते हैं, डिक्लेयर SBI प्री रिजल्ट आप टाइप कर सकते हैं, हैशटैग लगा सकते हैं, हैशटैग IBPS RRB लगा करके अपना जो कंसर्न है वो बताइए। ऐसे मत करिएगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दीजिए क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, 2 महीने से गाँव में था, वो नहीं, ये जेन्युइन रीज़न नहीं है। ये तो अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं उनके जो कंसर्न्स हैं वो एड्रेस नहीं किए जाएंगे। जो जेन्युइन रीज़न है, आपका अगर सेंटर बहुत दूर है तो आप कहिए कि कम से कम मेरा सेंटर मेरे शहर में दे दो, मैं एग्ज़ाम दे दूँगा। ओके, ये जेन्युइन रीज़न है, आप ऐसा कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारी शुरू करा दें ताकि सारे लोग एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंच सकें। अगर आपको बुखार है बजाय वो कोरोना है नहीं है, आपको अगर बुखार है या फिर आप मॉडरेट या ऐसे व्यक्ति के संपर्क में जिसको कोरोना था लेकिन आपको नहीं है, तो कम से कम आपको एग्ज़ाम देने का तो मौका मिले। भले ही वो ओपन करा दें एग्ज़ाम एक कंप्यूटर लगा करके बाहर कि आप और किसी के संपर्क में ना आए, लेकिन आपको एग्ज़ाम तो देने का मौका मिले। बाद में जा कर के आप किसी को ना तो इन्फेक्ट करेंगे जो स्वस्थ लोग हैं, ना तो और कुछ होगा। तो यही मेरा कहने का रीज़न है कि अगर आप एग्ज़ाम कराइए तो एकदम ढंग से कराइए ताकि सब लोग दे सकें।
ऐसा अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर कैसे होगा? वो तो एकदम एक कंपटीशन तो रह ही नहीं गया ना, फिर तो कहाँ कंपटीशन हुआ जब बहुत सारे लोग इसमें एग्ज़ाम दे ही नहीं रहे होंगे किसी ना किसी रीज़न से। अगर रोज़ 70-80 हज़ार केस आ रहे होंगे तो ऐसे तो बहुत कम ही लोग बचेंगे जो कि मॉडरेट या हाई रिस्क वाले में से नहीं होंगे। फिर लोग झूठ लिखेंगे तो वो आपके आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करवाने हो, एग्ज़ाम करवाने का कोई मैटर नहीं है। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे इन्फेक्टेड बैठ जाएंगे साथ में ही, तो कितने सारे लोगों के साथ वो चेन बना देंगे, तो उससे तो और भी केसेस बढ़ेंगे। ओके, आपने मान लीजिए प्री दे भी दिया, आपको कोरोना हो गया तो आप मेंस कहाँ से देंगे? ओके, तो ये सारे बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ये सब जेन्युइन कंसर्न्स हैं जिनको आपको उठाना चाहिए, आपकी बात सुननी जानी चाहिए। बाकी IBPS की तरफ से भी जो क्लियर कट जो प्रोटोकॉल और गाइडलाइंस या फिर जो भी नोटिफिकेशन है वो जारी होने चाहिए। अभी तक एक रिजल्ट नहीं आया ना, तो अभी तक जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर कोई कंफर्मेशन नहीं है, कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर एग्ज़ाम को डिफ़र किया जाएगा, आगे इसको पोस्टपोन किया जाए, कुछ भी अभी पता नहीं है। ये सब पता होना चाहिए। ओके, तो बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे बताइएगा ज़रूर। इस वीडियो को आप आगे शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बात कर सकें, बता सकें, ताकि आपकी जो बात है वो लोगों तक पहुँच सके जिनको निर्णय लेना है। ओके, ये सब जेन्युइन कंसर्न्स हैं, ऐसा नहीं कुछ आप इलीगल डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा हो जाए, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, एग्ज़ाम हो ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सब एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सब लोग ऐसे एग्ज़ाम देना चाहते हैं कि एकदम कंपटीशन बना रहे, किसी के लिए फेवरेबल कंडीशन हो, किसी के लिए ऐसा हो जाए कि सब कुछ रेडी होते हुए भी उसको एंट्री ना मिले, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, यही मेरा कहना है, बाकी आपका क्या कहना है आप मुझे बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।